हेलो बच्चों। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं PBR 322। बच्चों PBR 322 को हमने आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बताया था। बच्चों हमने नेचुरल प्लाज्मिड पढ़ लिया था आखिरी लेक्चर में। अब हमने एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड पढ़ना है PBR 322। आज का टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल प्लाज्मिड को पूरा बढ़िया से समझना। बच्चों सबसे पहले आप समझो यहाँ PBR का क्या मतलब है। बच्चों यहाँ P का मतलब है प्लाज्मिड, यहाँ P लिया गया प्लाज्मिड से, और ये B और R बच्चों ये लेटर्स लिए गए जिसने बनाया उनके नाम से। PBR 322 प्लाज्मिड को बनाने वाले दो बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बनाया, उनके नाम से इसमें लिया गया B। बच्चों B का मतलब है यहाँ बॉलीवर। R का मतलब है बच्चों यहाँ पर रॉड्रीगेज। इन दोनों ने, बॉलीवर और रॉड्रीगेज ने इस प्लाज्मिड को बनाया, इसलिए इसमें आता है BR। बच्चों ये एक नंबर होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए। बच्चों आपने याद रखना है PBR 322 पहला आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। सबसे पहले ये प्लाज्मिड बनाया गया। अब जल्दी से आप याद कीजिए हमने आखिरी लेक्चर में क्या पढ़ा था। आखिरी लेक्चर में हमने पढ़ा कि प्लाज्मिड के साथ हम अपना DNA जोड़ते हैं, और प्लाज्मिड का एक फीचर ये होता है कि वो रेप्लिकेशन करता है, रेप्लिकेट करता है बच्चों। अब हमने देखो सबसे पहला काम क्या करना है। सबसे पहला काम हमें करना है कि PBR 322 को हमने पहले कंपोनेंट को समझना है। PBR 322 बनाना है, उसके अंदर क्या कंपोनेंट होते हैं वो हमने बच्चों समझने हैं। देखो प्लाज्मिड जो होता है वो एक डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। आखिरी वीडियो में हमने बताया था कि प्लाज्मिड के अंदर दो स्ट्रैंड्स होते हैं और सर्कुलर होते हैं। उनको हम ऐसे दिखा देते हैं बच्चों, यहाँ जो दो स्ट्रैंड्स होंगे उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं। ये रहा प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड जो बनाया गया PBR 322, ये एक बच्चों, और ये रहा दूसरा, ये हो गया डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA। ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA हो गया बच्चों। PBR 322 को हम इसी तरह समझेंगे। ये अब देखो बच्चों बहुत ध्यान से बात समझिएगा। ये प्लाज्मिड हमने आर्टिफिशियली बनाया। अब प्लाज्मिड की खास बात क्या होती है कि वो होस्ट के अंदर जाकर रेप्लिकेट करता है, मतलब ये DNA और इसको रेप्लिकेट करना है। तो बच्चों रेप्लिकेट करने के लिए इसके अंदर सबसे पहला जो कंपोनेंट हम रखते हैं या जो इसमें रखा जाता है बच्चों, उसको बोला जाता है ओरी मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बच्चों PBR 322 का स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम किधर क्या लिख रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PBR 322 का डायग्राम क्वेश्चन में आता है और उसके कंपोनेंट पर सवाल आते हैं। ABCD लिख कर देगा, आपको कंपोनेंट बताने होंगे। तो बच्चों सबसे पहला कंपोनेंट आप याद रखेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसकी क्या जरूरत पड़ी यहाँ, ये इसलिए रखा ताकि ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट कर सके। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उस सीक्वेंस को बोला जाता है जिधर से DNA खुलता है। बच्चों इसके अंदर एक और जीन होता है, इस जीन को बोला जाता है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। इसको हम रोप नाम देते हैं, रोप। ये जो यहाँ रोप होगा बच्चों, ये ऐसे एंजाइम बनाएगा जो इस प्लाज्मिड के रेप्लिकेट करने में हेल्प करेगा। यानी जब हम PBR 322 के कंपोनेंट लिखेंगे तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या लिखेंगे कि PBR 322 में होगा ओरी का क्या मतलब है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब ओरी वाले सीक्वेंस में से ये ओपन होगा, यहां से ओपन होगा डबल होने के लिए, क्योंकि अगर DNA को डबल होना है तो ओपन होना पहली कंडीशन है। और ओपन किधर से होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ओपन होगा बच्चों। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का पहला काम तो ये है कि ये इनिशिएट करेगा, किसको इनिशिएट करेगा, रेप्लिकेशन को। यहां से प्लाज्मिड डबल होना इनिशिएट होगा। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है बच्चों, यही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कंट्रोल करता है कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA। क्या मतलब हुआ इस बात का कि जो DNA हम यहां जोड़ देते हैं उसकी कितनी कॉपी बनेगी वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ही कंट्रोल होगा। भाई जितने टाइम ये डबल करेगा हमारी कॉपी उतने टाइम डबल होगी। हम प्लाज्मिड को क्यों यूज करते हैं, DNA जोड़ने के लिए। अब ये PBR 322 जब रेप्लिकेट करेगा तो हमारी कॉपी जो हमने जोड़ा उसमें वो DNA डबल होगा।
दूसरा कंपोनेंट जो हमने इसके अंदर रखा वो रखा रोप। बच्चों रोप के फुल फॉर्म पे सवाल आता है कि रोप का फुल फॉर्म क्या होगा। रोप का फुल फॉर्म होगा रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, इस बात का मतलब क्या हुआ कि इधर से ऐसा प्रोटीन बनेगा जो रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड में हेल्प करेगा। रोप कोड करेगा प्रोटीन को, ये कोड करेगा प्रोटीन को, कोड्स फॉर प्रोटीन, जो हेल्प करेगा रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, हेल्प इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, यानी प्लाज्मिड किस तरह से रेप्लिकेट करेगा। ये दो कंपोनेंट हो गए और इन दोनों कंपोनेंट का रिलेशन किससे होगा, प्लाज्मिड को डबल कराने में। और प्लाज्मिड को डबल करना बहुत ज़रूरी है अगर हम अपने डीएनए की कॉपी करना चाहते हैं। बच्चों इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आपने याद करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट समझने वाला कंपोनेंट वही है बच्चों। हमने मान लो इस ई कोलाई में या बैक्टीरिया में PBr322 डालना है। बच्चों PBr322 बनाया हुआ प्लाज्मिड है, ये पहला आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, ये नेचुरल प्लाज्मिड नहीं है, इसको बनाया जाता है। अब अगर हम ई कोलाई में डालते हैं PBr322, बच्चों बहुत ध्यान से बात समझेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान से। हमने इसमें अपना डीएनए जोड़कर डाल दिया, तो बच्चों एक तो हम ये चाहेंगे कि ये डबल करे, ये रेप्लिकेशन करे, सही बात है। जब ये डबल होगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो हमारी कॉपी डबल होगी, उससे हमारा फायदा होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। दूसरा बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डबल करने के लिए तो हमने पढ़ लिया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड होगा। ओरी और रोप, ओरी और रोप, ओरी और रोप दोनों रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। बच्चों थर्ड कंपोनेंट, मान लो ये बैक्टीरिया का पूरा बच्चों ग्रुप है, ये बैक्टीरिया का ग्रुप है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया। अब बच्चों मान लो आप इस ई कोलाई बैक्टीरिया में हमारा PBr322 चला गया, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया। तो बच्चों अगर मैं आपसे पता करूं, बताओ इन 4 ई कोलाई में से हमारे काम का कितना है, आप कहेंगे 1। कौन से वाला, जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया। ये हमारे काम के नहीं है, ये हमारे काम के क्यों नहीं है, क्योंकि इनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया, ऐसा हम मान के समझ रहे हैं। बच्चों हमें पता कैसे चलता है कि इतने सारे ई कोलाई में किसके पास हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया, किसके पास नहीं गया। हम सेलेक्ट करते हैं बच्चों, जो हमारे काम के नहीं होते हम उनको यहाँ से हटा देते हैं और जो हमारे काम का होता है उसको हम रख लेते हैं। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारे काम का है और ये हमारे काम का नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, PBr322 के अंदर सेलेक्टेबल मार्कर रखते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर। और जो सेलेक्टेबल मार्कर में जिधर बना रहा हूं ना, आपने उधर ही याद रखना है, क्योंकि मैं अभी सवाल दिखाऊंगा PBr322 बनाकर देगा, उसके कंपोनेंट आपसे पता करेगा। कंपोनेंट पता हो, समझ में आते हो, याद हो, उनका पर्पस पता हो, ना तो बिल्कुल अंधाधुन रटा हुआ हो कि पता ही नहीं याद क्या करने। जो याद कर रहे हैं, जो हमने याद किया वो समझा हुआ हो। तो इन दोनों का काम तो समझ में आ गया, रेप्लिकेशन कराना। बच्चों इधर प्रेजेंट होता है, इधर एक जीन प्रेजेंट होता है जो हम रखते हैं, इसको बोला जाता है एम्प-आर। एम्प-आर इधर मैं लिख देता हूं। यहां पर जो जीन होगा बच्चों, यहां पर जो जीन होगा इधर ही लिख देते हैं, इसको बोला जाता है एम्प-आर। अब इस एम्प-आर का क्या मतलब है बच्चों, ये जो एम्प-आर है ना, मैं इधर लिख देता हूं, ये एम्प-आर है क्या, ये एम्प-आर। पहले मैं इसका फुल फॉर्म बता दूं। एम्प का मतलब है एम्पिसिलिन, एम्प का मतलब है एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक का नाम है बच्चों। एम्प, एम्पिसिलिन, आर रेजिस्टेंस। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि ये हमारा PBr322 है। बताओ अभी ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, मेन डायग्राम हमारा वही है जो हम वहां पे बना रहे हैं, यहाँ हम समझ रहे हैं। बताओ यहाँ क्या रखा होता है, ओरी होता है, ओरी। यहाँ क्या होता है, रोप होता है। यहाँ क्या रखा, AMPR। AMPR इधर समझा देता हूँ। AMPR की फुल फॉर्म क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, इस बात का जरा मतलब समझो, ये एक जीन है बच्चों,
ये क्या है? जीन। ये जीन क्या करेगा? ये जीन रेजिस्टेंस देगा। रेजिस्टेंस मतलब बचाएगा। किससे बचाएगा? एम्पिसिलिन से। मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये इकोलाई है हमारे पास, ये इकोलाई है, और इस इकोलाई के पास है PBr322। अगर हम इस इकोलाई पर एम्पिसिलिन डालते हैं, एम्पिसिलिन, हमने इकोलाई पर एम्पिसिलिन डाल दिया। एम्पिसिलिन क्या होती है? एम्पिसिलिन दवाई होती है, एंटीबायोटिक होती है, केमिकल होता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ रोक देता है। अब हम अगर एम्पिसिलिन डालेंगे, अगर इसके पास ये प्लाज्मिड होगा बच्चों, तो इस प्लाज्मिड में जो ये वाला जीन होगा ना, ये जीन ऐसा एंजाइम बनाएगा जो एंजाइम एम्पिसिलिन का इफेक्ट होने नहीं देगा, एम्पिसिलिन को काम करने नहीं देगा। यानी जो हमने AMPR लिखा, इस बात का क्या मतलब? ये जीन एम्पिसिलिन से बचाने का काम करता है, सीधी सी बात है बच्चों। बिल्कुल इसके ऑपोजिट, इसके सामने एक और जीन मैंने बनाया, इसको कहते हैं TET-R। TET-R मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन बच्चों। और आप क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, PYQ में आपको PBr322 बना के दिया गया। पहले लेफ्ट में, जब देखो इसको याद कैसे रखना है हमने, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट। पहले आता है A, बाद में आता है T बच्चों। पहले A आता है एम्पिसिलिन, बाद में T आता है टेट्रासाइक्लिन। तो पहले एम्पिसिलिन से बचाने वाला जीन, फिर टेट्रासाइक्लिन से, और इन दोनों को बोला जाता है बच्चों सेलेक्टेबल मार्कर। ये काम कैसे करते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। मैं इधर कंपोनेंट लिख रहा हूँ, मैं इधर कंपोनेंट लिख रहा हूँ, दो कंपोनेंट मैंने लिख दिए थे, थर्ड कंपोनेंट लिखता हूँ सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, बाकी सेलेक्टेबल मार्कर को थोड़ा समझाता हूँ आपको। ये सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं कि किसके पास डीएनए चला गया और किसके पास डीएनए नहीं गया। बच्चों सवाल आता है PBr322 में सेलेक्टेबल मार्कर कौन है? सेलेक्टेबल मार्कर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो यहाँ पर होंगे, इनके नाम आपको याद करने। दो जीन होंगे, एक होगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और एक होगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। एक होगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और दूसरा होगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। बच्चों ये दोनों एंटीबायोटिक से बचाएंगे, एक बचाएगा एम्पिसिलिन से, दूसरा बचाएगा टेट्रासाइक्लिन से। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, ये सेलेक्टेबल मार्कर हो गए। अभी इनका काम आपको समझाएंगे। अभी मैं सिर्फ बना रहा हूँ कि कंपोनेंट क्या होंगे, कितने कंपोनेंट होंगे। 3 कंपोनेंट हो गए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गया, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड हो गया, सेलेक्टेबल मार्कर हो गए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हेल्प करेगा डीएनए को डबल करने में, रोप भी उसी में इन्वॉल्व होगा, और सेलेक्टेबल मार्कर मदद करेंगे सेलेक्ट करने में, छांटने में। किसको? जिसके पास डीएनए गया उसको, और जिसके पास नहीं गया उसको। इसके बाद बच्चों आखिरी कंपोनेंट, और समझ में भी आने वाला है, हमने ये प्लाज्मिड क्यों बनाया? ताकि हम इसमें अपना डीएनए जोड़ सकें। अब एक बात बताओ, डीएनए जोड़ने के लिए क्या करते हैं? प्लाज्मिड को कट कराते हैं, और कट किससे कराते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। तो अब हमें क्या करना होगा? इस प्लाज्मिड के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रखना होगा। क्योंकि याद करो, बहुत बढ़िया से आपको समझाया था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचान कर कट करता है। अब हमारे पास अलग अलग तरह के एंजाइम होते हैं, तो हम अलग अलग तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को कट कराने के लिए इसमें साइट रख देते हैं। बच्चों किस एंजाइम का साइट किधर होगा ये याद करना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, वही मैं लिखता हूँ। फोर्थ कंपोनेंट हम क्या लिख रहे हैं कि हम इस प्लाज्मिड को किस एंजाइम से कट करा सकते हैं ताकि हम इसमें अपना डीएनए जोड़ दें। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहला आपने क्या याद करना है? सबसे ऊपर बच्चों, सबसे ऊपर लेफ्ट में, ऊपर लेफ्ट में जिस एंजाइम के लिए यहाँ पर साइट होगा उसका नाम है EcoR फर्स्ट। और आप बखूबी जानते हो EcoR फर्स्ट जिस सीक्वेंस को पहचानता है वो गा था बच्चों, गा, GAATTC।
मतलब यहाँ प्रेजेंट होगा GAATTC, ये पहला एंजाइम है। मतलब अगर आप PBr322 पे इको R1 डालेंगे तो यहाँ से कट होगा। बच्चों दो एंजाइम और होंगे, इको R1 के बाद दो एंजाइम का एक्टिव साइट होगा, एक होगा, एक यहाँ आपने याद रखना है क्लाफस्ट बच्चों, क्लाफस्ट, और एक होगा हिंद थर्ड, क्लाफस्ट और हिंद थर्ड, ये एंजाइम के नाम है बेटा। और जिधर लिखे हुए ना बिल्कुल उधर ही याद करने। सबसे पहले इको R1, सबसे पहले इको R1 या इको R फर्स्ट, फिर क्लाफस्ट और हिंद थर्ड, तीन एंजाइम हो गए। मतलब अगर आप इको R फर्स्ट डालेंगे तो यहाँ से कट होगा, क्ला फर्स्ट डालेंगे यहाँ से कट होगा, हिंद थर्ड डालेंगे यहाँ से कट होगा। उसके बाद बच्चों एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन जिधर है बच्चों, इसमें एक एंजाइम का साइट होगा ऊपर, एक का होगा नीचे। इसी तरह टेट्रासाइक्लिन में एक एंजाइम का साइट ऊपर, एक का नीचे। इधर बच्चों आपने याद करना है, एक एंजाइम होगा PVU फर्स्ट, इनके फुल फॉर्म तुमने याद नहीं करनी है, बस एंजाइम का नाम याद रखना है। दूसरा याद करना है PST फर्स्ट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, PVU फर्स्ट ऊपर होगा, PST फर्स्ट नीचे होगा। टेट्रासाइक्लिन में बच्चों ऊपर होगा बाम H फर्स्ट, बाम H फर्स्ट, और नीचे होगा साल फर्स्ट। देखो कितने एंजाइम हो गए, सबसे पहले हो गया इको R फर्स्ट, फिर हो गया क्ला फर्स्ट, हिंद थर्ड, PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट, बाम H फर्स्ट और साल फर्स्ट। और बच्चों आखिरी जो एंजाइम होगा रोप वाले में PVU सेकंड का साइट बच्चों। और बिल्कुल यही डायग्राम आपकी NCERT में दिया हुआ है जिस पर क्वेश्चन आता है। ये रहा PBr322। एकदम से जल्दी से देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा। देखो हमने सबसे पहले पढ़ा इसमें रोप, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, फिर पढ़ा रोप, ये दोनों हेल्प करेंगे रेप्लिकेशन में। फिर हमने पढ़ा एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये सेलेक्टेबल मार्कर होंगे। इको R फर्स्ट, क्ला फर्स्ट, हिंद थर्ड, PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट, बाम H फर्स्ट, साल फर्स्ट, PVU सेकेंड। ये टोटल 8 एंजाइम के रेस्ट्रिक्शन साइट होंगे बच्चों जो आपने इधर याद रखने। आपने क्या याद रखना है, PBr322 के 4 कंपोनेंट होंगे, origin of replication, replication of plasmid, selectable marker, recognition site। recognition site मतलब जिनको पहचान कर restriction endonuclease कट करेगा उनको नाम देते हैं recognition site। अभी हम selectable marker पर वापस आएंगे, हम 4th component लिख देते हैं, 4th component लिख देते हैं बच्चों recognition site। रिकग्निशन साइट, रिकग्निशन साइट, अब एक लॉजिकल सवाल है, बहुत ध्यान से समझेंगे। रिकग्निशन साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के लिए यहाँ रिकग्निशन साइट है बच्चों। पहले हम साइट के नाम लिख देते हैं ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, टोटल जितने साइट हमने लिखे उनके नाम लिख देते हैं। सबसे पहले हमने लिखा था बच्चों इको R फर्स्ट, पहले लिखा था इको R फर्स्ट, फिर लिखा था बेटा क्ला फर्स्ट, फिर लिखा था हिंद थर्ड, ये एक साथ लिख देते हैं ऊपर वाले, इको R फर्स्ट, क्ला फर्स्ट और हिंद थर्ड। फिर बेटा सवाल आता है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन पर किस एंजाइम का साइट है, PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट, और टेट्रासाइक्लिन वाले पर बाम H फर्स्ट और साल्वन, और बेटा रोप वाले पर PVU सेकंड। टोटल 8 एंजाइम से आप इसको कट करा सकते हो अलग अलग। ये किधर होगा, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन पर, ये किधर होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पर, और ये किधर होगा, रोप रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड पर। तो रिकग्निशन साइट आपने याद रखने। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों जिस पर सवाल आता है, बड़ा कंसेप्चुअल। रिकग्निशन साइट मतलब जिधर से एंजाइम इसको कट करेगा उसका नाम है रिकग्निशन साइट। मान लो ये PBr322 हम इधर बना रहे हैं और जल्दी से कंपोनेंट बताओ आप। ये रहा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये रहा रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ये रहा एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ये रहा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये रहा इको R फर्स्ट, क्ला फर्स्ट, हिंद थर्ड, PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट, बाम H फर्स्ट, साल वन, PVU सेकेंड।
इतने एंजाइम बेटा आपने याद करने पड़ेंगे इसके अंदर। बड़े से बिल्कुल डायरेक्ट से सवाल आते हैं, कुछ कंसेप्चुअल आते हैं, कुछ बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं जो याद होने चाहिए। अब बात समझो, हमने इस पे डाला इको आर फर्स्ट, हमने इस पे डाला इको आर फर्स्ट, इको आर फर्स्ट यहाँ से कट करेगा, ये हमारा प्लाज्मिड खुल गया। बच्चों अगर आपके याद हो, हमने एक वीडियो लेक्चर में आपको बताया था जब हम सर्कुलर डीएनए को कट कराते हैं तो जितनी साइट होती है एक एंजाइम के लिए उतने ही फ्रेगमेंट बनते हैं। अब इसका कंसेप्ट क्या है, बहुत ध्यान से समझो। आप एक रस्सी लो, बंद कर दो गोल, उसको कट करो, तो जब वो कट होगा एक कट लगेगा, देखो बात अब एकदम समझ में आ जाएगी। एक गोल रस्सी लो, उसको एक कट लगाओ तो वो सीधी हो जाएगी, दो टुकड़े नहीं होंगे उसके, एक लीनियर फॉर्म आ जाएगी। अब आप एक सीधी रस्सी लो, उसमें कट लगाओ, जो दो टुकड़े हो जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि सर्कुलर डीएनए में जितनी जगह से कट करोगे उतने टुकड़े होंगे। वजह, पहली बार कट करने पे वो सीधा होगा, दूसरी बार कट करने पे दो फ्रेगमेंट होंगे, तीसरी बार कट करने पे तीन फ्रेगमेंट होंगे। लेकिन लीनियर वाला पहली बार कट करने में दो फ्रेगमेंट, फिर कट करोगे तीन, मतलब जितने कट लगाओगे उससे एक ज्यादा बनेंगे लीनियर में, और जितने कट लगाओगे उतने ही बनेंगे सर्कुलर में। ये था वो कंसेप्ट बच्चों। अब हमने क्या किया, देखो अब हमने इको R1 को डाल दिया, इको R1 ने इसको कट कर दिया। अब बच्चों आप बताओ, अगर हम इको R1 को एक से ज्यादा जगह पे रखते, एक तो साइट हमने यहां रख दिया इको R1 का, और एक साइट मान लो यहां रख दिया। अब ये कट करता बच्चों, जब ये इसको कट करता तो बात समझो, पहले कट में ये खुल जाता और दूसरे कट में इसके फ्रेगमेंट बन जाते, दूसरे कट में इसके फ्रेगमेंट बन जाते। तो जो हमारा प्लाज्मिड है ना, देखो वो ऐसे दिखता कि पहले कट में तो ये खुल गया, पहले कट में ये ओपन हो गया और दूसरे कट में इसका फ्रेगमेंट बन गया। अगर तीन साइट रखते इको R1 की, एक एंजाइम की मैं बात कर रहा हूं, इको R1 को हमने बस एक जगह रखा है, एक जगह से कट कर सकता है। बच्चों सवाल आता है, अगर हम एक एंजाइम का एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट रखेंगे, मान लो इको R1 का हमने यहां भी रखा सीक्वेंस और यहां भी रखा, तो इको R1 दो जगह से कट होगा, दो फ्रेगमेंट बन जाएंगे, फिर इसको दो जगह से जोड़ना पड़ेगा, तो थोड़ा काम मुश्किल हो जाएगा, काम बढ़ जाएगा हमारा। इसलिए बच्चों सवाल आता है कि रिकॉग्निशन साइट फॉर वन एंजाइम, रिकॉग्निशन साइट एक एंजाइम के लिए केवल एक ही रखा जाता है। अगर रिकॉग्निशन साइट बच्चों एक एंजाइम के लिए एक से ज्यादा होगा तो उसमें दिक्कत क्या होगी, दिक्कत होगी मल्टीपल फ्रेगमेंट, बहुत सारे टुकड़े बन जाएंगे जिनको जोड़ने में थोड़ी परेशानी आएगी, काम हमारा बढ़ जाएगा। इसलिए हम एक एंजाइम का एक ही साइट रखते हैं। अब देखो बहुत ध्यान से बात समझिएगा, हमने सेलेक्टेबल मार्कर को समझना है। PBR 322 तो हमने बना लिया। अगर आपको कहेगा बेटा PBR 322 बनाओ जैसे बोर्ड के एग्जाम में, तो आप ये बना देंगे। और PBR 322 पर अगर क्वेश्चन पहचानने का है तो एक एक बात इसकी अपने दिमाग में फिट कर लेंगे, फिर आप इसको पहचान लेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, हमको समझना है सेलेक्टेबल मार्कर कि हम सेलेक्ट कैसे करते हैं। ये बात आपने बहुत ध्यान से समझनी है, तब आपको समझ में आएगा सेलेक्टेबल मार्कर का कंसेप्ट। अब हम अलग से समझ रहे हैं सेलेक्टेबल मार्कर के, सेलेक्टेबल मार्कर कैसे हेल्प करते हैं सेलेक्ट करने में, कैसे पता चलता है सेलेक्टेबल मार्कर की मदद से हमको। देखो कैसे पता चलता है, मान लो ये है PBR 322, ठीक है, आपने इस पे डाला बाम H1, तो बाम H1 जब डालोगे तो ये इधर से कट हो जाएगा। अब जल्दी से बताओ बाम H1 डालने पर कौन सा जीन कट हो जाएगा। बाम H1 डाला, देखो PBR 322 जो हमने बनाया, जब हम बाम H1 डालेंगे, चलो ये वाला दिखा देते हैं, जब हम बाम H1 डालेंगे तो ये इधर से कट हो जाएगा कट, और जब इधर से कट होगा तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन खराब हो जाएगा, मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन काम नहीं करेगा। आपने क्या किया, आपने कट कराया और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पर अपना डीएनए जोड़ दिया, आपने अपना डीएनए जोड़ दिया, ये रहा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट और ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब बेटा बहुत ध्यान से समझेंगे, एम्पिसिलिन वाला जीन तो बचा हुआ है, टेट्रासाइक्लिन वाला खराब हो गया। एम्पिसिलिन वाला जीन बचा हुआ है, एम्पिसिलिन वाला बचा हुआ है, टेट्रासाइक्लिन वाला खराब हो गया। मैं क्यों कह रहा हूँ खराब हो गया, क्योंकि हमने कट कर दिया, और जब कट हो जाता है तो जीन खराब हो जाता है। अब बात समझो ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से। अब हमने बैक्टीरिया में अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला बच्चों, हमने बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला, ये बैक्टीरिया थे,
ये बैक्टीरिया 1 2 3 है ना, और इस वाले बैक्टीरिया में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, इस वाले बैक्टीरिया में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, इस वाले बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया बच्चों, मान लेते हैं। दिख रहा है ये वाला कलर? हाँ दिख रहा है, ठीक। चलो इसी से बना देते हैं। मान लो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, थोड़ी देर के लिए समझ लो, चलो उसी कलर से बना के दिखा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये रहा रिकॉम्बिनेंट, इसके पास तो आ गया, इनके पास नहीं आया बच्चों। अब आप एक बात बताओ, अगर हम इन बैक्टीरिया के ऊपर एम्पिसिलिन डालते हैं, एम्पिसिलिन, तो देखो बात समझो, ये वाला जो बैक्टीरिया है ना, ये एम्पिसिलिन से बच जाएगा क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन वाला जीन है बच्चों। लेकिन ये दोनों बैक्टीरिया एम्पिसिलिन से मर जाएंगे, इनकी ग्रोथ रुक जाएगी क्योंकि इनके पास एम्पिसिलिन वाला जीन नहीं है। मतलब जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड चला जाएगा तो जो जीन बचा हुआ है ना, जो जीन बचा हुआ है, जैसे इधर एम्पिसिलिन वाला बचा हुआ है, तो हम वो वाला एंटीबायोटिक डालकर देखेंगे। वो एंटीबायोटिक डालने पर जो बच गया, मतलब उसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और जो खत्म हो गया उसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है। इसलिए बच्चों कहा जाता है सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है नॉन रिकॉम्बिनेंट को। ये बताता है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है, और नॉन रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई करके मदद करता है उसको हटाने में, एलिमिनेट करने में। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे, अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट कर लेंगे। सेलेक्टेबल मार्कर होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से ही आपको पता चलेगा कि ये इकोलाई आपके काम का है, ये इकोलाई काम के नहीं है। क्योंकि बेटा इकोलाई के पास कुछ एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता, जैसे एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, क्लोरमफेनिकोल, इन एंटीबायोटिक से बचने के लिए उसके पास रेजिस्टेंस नहीं होती। जब हम एम्पिसिलिन डालेंगे तो बस वही बचेगा जिसके पास प्लाज्मिड होगा, वो नहीं बचेगा जिसके पास प्लाज्मिड नहीं होगा। इसीलिए PBR 322 में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मदद करता है सेलेक्ट करने में कि कौन काम का है, जो बच गया, जो बचा नहीं वो काम का नहीं। आ रही बात समझ में? इसलिए बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट इस बात को जानना कि PBR 322 में सेलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या करते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बच्चों हम याद रखेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में। ये हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन? ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में, आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग। एलिमिनेटिंग मतलब उसको हटाने में, खत्म करने में। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब जो हमारे काम का नहीं है। बेटा ऑप्शन में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी लिख देता है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब जिसमें हमारा प्लाज्मिड ट्रांसफर नहीं हुआ। और बेटा ये आइडेंटिफाई करके सेलेक्टिवली परमिट कराते हैं, सेलेक्टिवली ये परमिट कराते हैं। ये आइडेंटिफाई करेंगे, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग और एलिमिनेटिंग नॉन रिकॉम्बिनेंट। और बच्चों कहा जाता है ये सेलेक्टिवली परमिट करते हैं, सेलेक्टिवली परमिट करते हैं ग्रोथ ऑफ रिकॉम्बिनेंट। यानी रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेगा और नॉन रिकॉम्बिनेंट खत्म हो जाएगा। ये काम है बच्चों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का, ये याद रखिएगा। तो PBR 322 हमने कर लिया बच्चों कंप्लीट। अब आपसे सवाल पूछेगा, देखो सवाल क्या पूछेगा मैं इधर बता देता हूं। अगर आप अपना डीएनए, अगर आप अपना PBR 322 PBU फर्स्ट से कट कराते हो तो बताओ कौन सा जीन खराब होगा? PBU फर्स्ट, एम्पिसिलिन। जब एम्पिसिलिन वाले जीन को खराब कर दोगे तो फिर चेक किससे करोगे? टेट्रासाइक्लिन। देखो सीधी सी बात है, अगर टेट्रासाइक्लिन खराब कर दिया तो एम्पिसिलिन से देखोगे, एम्पिसिलिन खराब कर दिया टेट्रासाइक्लिन से देखोगे। बाकी एंटीबायोटिक से देखना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। उसके पास प्लाज्मिड नहीं है बट PBR 322 नहीं है, बट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाती है तो वो मरता नहीं है, बचा रह जाता है, फिर दिक्कत होती है थोड़ी सी। मतलब ये काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो होता है, बट हमें क्वेश्चंस करने, हमें कोई प्रैक्टिकली थोड़ी करना है ये, हमें तो क्वेश्चंस करने कि किधर लाइगेट करेंगे तो कौन से वाला जीन एक्टिवेट रहेगा, कौन से वाला इनएक्टिवेट रहेगा, बस ये याद रखनी। जो एक्टिवेट रहेगा उससे चेक करेंगे, जो इनएक्टिवेट हो जाएगा उससे चेक नहीं करेंगे।
अब देखो बच्चों, इसके बाद जो हमने पढ़ना है, हमने प्लाज्मिड कंप्लीट कर लिया और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ प्लाज्मिड पर बच्चों इसी डायग्राम पर क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। देखो ये आए हुए क्वेश्चन है बेटा, आइडेंटिफाई कीजिए ए बी सी एंड डी। बेटा नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बेटा ऐसे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई करना है ए बी सी डी को डायग्राम में। PBr 322 दिया हुआ है, इकोलाई के लिए हम इसको बनाते हैं। बताओ ए कहाँ है, ये रहा इको आर फर्स्ट, देखो बताया था इको आर फर्स्ट। बी कहाँ है, ये रहा बाम एच फर्स्ट। सी कहाँ है, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन। डी क्या है, एम्पिसिलिन। भाई डायग्राम याद है ना, क्वेश्चन में फिर कोई दम नहीं है। पहला क्या था, इको आर फर्स्ट, पहला तब पहले से पता चल गया, इको आर फर्स्ट, बाम एच फर्स्ट, ओरिजिन एम्पिसिलिन। थोड़ा थोड़ा भी याद होगा तो भी कर लोगे। देखो पहले ही ऑप्शन गलत दे रखे हैं। दूसरा डायग्राम देखो, क्लियर हो गया क्वेश्चन। एक और डायग्राम देखो इसी का। द गिवन फिगर इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर PBr 322। इनमें से बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन ओरी का मतलब है ओरिजिन, अरे ओरिजिनल, ओरिजिनल नहीं होता भाई। रोप का मतलब है रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओरी का मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसका मतलब है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। हिंद थर्ड, इको आर फर्स्ट सेलेक्टेबल मार्कर नहीं है रे, एंजाइम है ये। तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए। हाँ ये सही है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले जीन है। तो बेटा बिल्कुल डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। देखो यहाँ फिगर बना हुआ है और आपसे पता कर रहा है, बताओ ये क्या है, ठीक है ना। देखो और इधर देख लो, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। दी टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ऑन अ PBr 322। PBr 322 में कौन से वाले जीन होते हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। पहला ही ऑप्शन है। फंक्शन ऑफ ओरी, ओरी का काम है एक तो रेप्लिकेशन में मदद करना और कंट्रोल करना कॉपी नंबर। दोनों ऑप्शन लिखे हुए थे बेटा, डी आंसर होगा। हमने बताया था ओरी का काम एक तो रेप्लिकेशन करना, एक ये कंट्रोल करना कितनी कॉपी बनेगी, क्योंकि जितना वो सपोर्ट करेगा उतनी कॉपी बनेगी, जितना वो रेप्लिकेट कराएगा उतनी कॉपी बन के तैयार होंगी। एक ऐसा जीन जिसके एक्सप्रेशन से हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांसफॉर्म सेल को। बेटा नीट में आया हुआ है ट्रांसफॉर्म मतलब जिसमें हमारा DNA चला गया, उसको हम किससे पहचानते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर। फिर देखो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, सेलेक्टेबल मार्कर यूज किया जाता है, लिखा है बेटा मैंने, हेल्प इन एलिमिनेटिंग, हटाने में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, so that the transformant can be regenerated। और ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आइडेंटिफाई द जीन फॉर डिजायर्ड ट्रेट्स नहीं, सेलेक्ट अ सुटेबल वेक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, मार्क अ जीन ऑन क्रोमोसोम नहीं। ये हेल्प करता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हटाने में ताकि हम ट्रांसफॉर्मेंट को रीजनरेट करा सकें। रीजनरेट मतलब हम उसको फिर अपना जो बच जाए ग्रो करा सके, उससे प्रोडक्ट बना सके। ये बेटा इफ रिकॉम्बिनेंट DNA कैरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इज ट्रांसफर इनटू इकोलाई। देखो बहुत बढ़िया वाला सवाल है, बहुत थियरी बनी हुई है कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन एकदम। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब हमने जो कट करके जोड़ के बनाया, जिसके पास है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एम्पिसिलिन। अच्छा एम्पिसिलिन बच रहा है, ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन में जोड़ा होगा, ठीक है, नहीं हमने इकोलाई में इसको डाल दिया। अब यहाँ जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है ये किसका काम करेगा, ये सेलेक्टेबल मार्कर का काम करेगा। सवाल पढ़ो, एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन बचा हुआ है, टेट्रासाइक्लिन इसका मतलब खत्म हो गया, वहीं हमने अपना DNA जोड़ा है। तो यहाँ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन किसका काम करेगा, सेलेक्टेबल मार्कर का काम करेगा। देखो मैंने एक और आपको पॉइंट बताया था, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट। अगर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होंगी एक एंजाइम की तो क्या दिक्कत होगी, उससे मल्टीपल फ्रेगमेंट बनेंगे, जनरेशन ऑफ सेवरल फ्रेगमेंट, बहुत सारे फ्रेगमेंट, सेवरल मतलब मल्टीपल फ्रेगमेंट। अगर एक एंजाइम को 3-4 जगह आप रखोगे तो वो बहुत सारे फ्रेगमेंट बना देगा, जिससे दिक्कत होगी। बच्चों रिकॉग्निशन साइट फॉर बाम H1 इन PBr 322, PBr 322 में बाम H1 वाला जो साइट था वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पर था। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें PBr 322 याद है तो इन क्वेश्चंस को तुम गलत कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। व्हेन एलियन DNA मतलब हमारा DNA डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट जोड़ा जाता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में, तो जो रिकॉम्बिनेंट है उसके पास टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस आएगा नहीं भाई, आपने टेट्रासाइक्लिन की जगह पर अपना जीन जोड़ दिया, अरे वो लूज कर देगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस।
विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस उसमें खत्म हो जाएगा। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने PBR 322 पर कर लिए, बिल्कुल डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। यही हमारा बच्चों एम भी है। करना क्या है, टॉपिक को बढ़िया से समझना है, क्वेश्चंस करने, बढ़िया से याद कर लो, क्वेश्चंस कर लो, बात खत्म हो गई, प्रैक्टिस कर लो। अब देखो हमने बायोटेक्नोलॉजी ने ना पूरा ये प्रिंसिपल और प्रोसेस खत्म करना है आज। बच्चों हमने PBR 322 कंप्लीट कर लिया था बच्चों, और PBR 322 को पढ़ने के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे बच्चों। देखो हमने रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट के बाद लाइगेशन वाला काम कर लिया था। अब बच्चों हमने इधर बायोटेक्नोलॉजी के जो बचे हुए स्टेप्स हैं ना उनको कंप्लीट कर लेना है। ये प्रिंसिपल और प्रोसेस हमारे ख़त्म हो जाएंगे बच्चों। देखो हम रिकॉम्बिनेंट DNA को बनाकर उसको ट्रांसफ़र करते हैं बच्चों। उसको ट्रांसफ़र करने के कुछ तरीके होते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू होस्ट, मतलब हम होस्ट में अपना रिकॉम्बिनेंट DNA ट्रांसफ़र करेंगे। उसके लिए कुछ तरीके हमारे पास होते हैं। पहला जो तरीका होता है बच्चों, मैं उसका नाम लिख देता हूँ, उसको बोला जाता है माइक्रो इंजेक्शन मेथड बच्चों। बच्चों आपने क्या याद रखना है, इस मेथड में होता क्या है और ये मेथड किसके लिए होता है। बच्चों आप ऐसे याद रख लेंगे, इंजेक्शन जो होता है वो एनिमल को लगाया जाता है ना, इंजेक्शन एनिमल को ही लगते हैं, प्लांट को तो इंजेक्शन जनरली हम नहीं लगाते हैं। तो माइक्रो इंजेक्शन मेथड एनिमल्स के लिए होता है, फॉर एनिमल। अगर हमको एनिमल में DNA डालना हो तो उसका एक तरीका है बच्चों माइक्रो इंजेक्शन मेथड। हम क्या करते हैं बच्चों, देखो इधर बना हुआ है, हम एनिमल सेल लेते हैं, उस एनिमल सेल के न्यूक्लियस में जिधर DNA होता है हम इंजेक्शन में डालेंगे रिकॉम्बिनेंट DNA और डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे उसको न्यूक्लियस के अंदर। मतलब जो हमारे पास माइक्रो इंजेक्शन मेथड है ना, इस माइक्रो इंजेक्शन मेथड के अंदर रिकॉम्बिनेंट DNA सीधा न्यूक्लियस में डाला जाता है। ये हो गया माइक्रो इंजेक्शन मेथड। तो हम लिख देंगे बच्चों कि माइक्रो इंजेक्शन मेथड के अंदर क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट DNA को इंजेक्ट किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट DNA को इंजेक्ट किया जाता है न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। एनिमल के लिए तो उसके न्यूक्लियस में हम इंजेक्ट कर देते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA। बच्चों एक और तरीका होता है बहुत बेहतरीन वाला प्लांट के लिए, पहले उसका नाम आपने याद रखना है, बायोलिस्टिक मेथड। बायोलिस्टिक मेथड या इसी को बोला जाता है जीन गन मेथड। बायोलिस्टिक मेथड को ही बोला जाता है जीन गन मेथड बच्चों। इसको बायोलिस्टिक मेथड या जीन गन मेथड बच्चों हम इसलिए बोलते हैं। अच्छा पहले आप याद रखेंगे, ये होता है प्लांट के लिए, माइक्रो इंजेक्शन होता है एनिमल्स के लिए और बायोलिस्टिक मेथड होता है प्लांट के लिए। बेटा डायरेक्ट सवाल आता है, हम प्लांट में रिकॉम्बिनेंट DNA कैसे डालते हैं, हम प्लांट में रिकॉम्बिनेंट DNA डालते हैं जीन गन मेथड से। इस मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों, हम मेटल लेते हैं, मेटल हम दो में से कोई एक मेटल लेते हैं। दो तरह के मेटल यूज करते हैं, या तो हमारे पास गोल्ड का मेटल होगा या बच्चों हमारे पास टंगस्टन का मेटल होगा। हम इन मेटल के ऊपर, मैं सिंबल लिख दे रहा हूँ इनके, इन मेटल के ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA की। मेटल के ऊपर ये रहा रिकॉम्बिनेंट DNA और ये रहा दूसरे मेटल के ऊपर रिकॉम्बिनेंट DNA। कोई भी एक मेटल यूज कर लेते हैं। बच्चों सवाल आता है कि जीन गन मेथड में जो मेटल यूज करते हैं वो क्या होते हैं, जवाब देंगे गोल्ड और टंगस्टन वाले मेटल होते हैं। अब हम ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, देखो बात समझो, इसका कंसेप्ट क्या है। हम इन मेटल्स को गन में रखते हैं बच्चों और गन के सामने रखते हैं प्लांट सेल, और बच्चों बहुत हाई वेलोसिटी के साथ हम इनको गन में रख देते हैं और बहुत हाई वेलोसिटी के साथ इसको छोड़ते हैं। अब ये हाई वेलोसिटी के साथ छोड़ने का क्या कंसेप्ट है, जैसे आपके पास बच्चों पेन है, ये मेरे पास पेन है इधर, आप उसके ऊपर कागज़ लपेटो, कागज़ की आपने रैपिंग कर दी पेपर की, बहुत तेज़ी से इसको फेंको आप। जब इसको फेंकोगे ना बच्चों आप बहुत तेज़ी से, तो जाते जाते इस पेन से पेपर अलग हो जाएगा। यही है, हमने गोल्ड के ऊपर DNA लपेटा हुआ है, बहुत तेज़ वेलोसिटी से जब मारते हैं, बॉम्बार्ड कराते हैं, तो सेल के अंदर जाते जाते DNA अलग हो जाता है और ये गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल अलग हो जाते हैं। अच्छा गोल्ड और टंगस्टन क्यों लेते हैं, क्योंकि बच्चों ये जो होते हैं ना ये इनर्ट मेटल होते हैं, इनका कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए हम ये लेते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ मेथड बच्चों बैक्टीरिया के लिए होते हैं हमारे पास, कुछ मेथड होते हैं बैक्टीरिया के लिए।
फॉर बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया में अगर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफ़र करना है उसके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे बच्चों हम क्या करते हैं, हम लेंगे बैक्टीरिया जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालना है, उस पर हम अप्लाई कर देते हैं कैल्शियम क्लोराइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इधर जो कैल्शियम होगा वो डाईवैलेंट होगा, उस पर +2 चार्ज होगा। बच्चों जब हम बैक्टीरिया पर कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं तो देखा जाता है उसकी सेल वॉल में पोर क्रिएट हो जाते हैं। बच्चों हम इस पोर वाले बैक्टीरिया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का थोड़ा अलग ट्रीटमेंट करते हैं। पहले हम डालेंगे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड डालने से इसकी सेल वॉल में क्रिएट हो जाएगा पोर बच्चों। फिर कैल्शियम क्लोराइड डालने के बाद हम इस बैक्टीरिया को और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, इन दोनों को हम रख देते हैं बच्चों थोड़ी देर के लिए बर्फ के ऊपर, आइस पर रख देते हैं। फिर एकदम बर्फ से उठाकर इसको हम हीट शॉक देते हैं, हम इसको 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, फिर सीधा हम बर्फ पे रख देते हैं। यानी पहले बैक्टीरिया को और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बर्फ पर रखेंगे, फिर हीट देंगे, फिर बर्फ पर रख देंगे। और बच्चों ऐसा करने से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया में चला जाता है। बच्चों कुछ मेथड होते हैं, जैसे हमने टीआई प्लाज्मिड पढ़ा था, अगर आपकी याद हो बच्चों, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड हमने पढ़ा था। हम क्या करते हैं बच्चों, हम टीआई प्लाज्मिड को निकालते हैं, उसमें से कैंसर कॉज करने वाला जीन निकालकर हम उसमें अपना डीएनए जोड़ देते थे, फिर बैक्टीरिया से हम उसको डलवाते थे प्लांट में। बच्चों अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए आरएनए निकाल कर उसमें अपना जीन जोड़ते हैं, फिर उसी से ट्रांसफर कराते हैं, इसको बोला जाता है बच्चों डिसआर्म्ड पैथोजन मेथड। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ कि आपने पैथोजन को तो कर दिया मरियल, मरियल मतलब डिसआर्म्ड, डिसआर्म्ड मतलब नॉन हार्मफुल, अब वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डिसआर्म्ड पैथोजन मेथड में जैसे आप लिखेंगे बच्चों, बड़े इंपॉर्टेंट 2 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि हम टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन का टीआई प्लाज्मिड लेते हैं जब हमें डीएनए डालना हो डाइकोट प्लांट में। अगर हमें डाइकोट प्लांट में डीएनए डालना है तो हम टीआई प्लाज्मिड लेंगे। इसी तरह बच्चों रेट्रोवायरस, कुछ ऐसे वायरस होते हैं, रेट्रोवायरस उसको कहते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता हो। रेट्रो मतलब होता है रिवर्स। बच्चों रेट्रोवायरस की हेल्प से हम एनिमल में डीएनए डालते हैं। वो रेट्रोवायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, हम क्या करेंगे, रेट्रोवायरस का आरएनए निकाल कर उसको कट करके, है ना, उसको कट करके उसमें अपना डीएनए जोड़ देते हैं और फिर वापस से रेट्रोवायरस में डालकर उसी से इन्फेक्ट करवाते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, पैथोजन को बेवकूफ़ बनाकर उसी से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफ़र कराते हैं। तो हमारे पास 4 मेथड हो गए, माइक्रो इंजेक्शन मेथड, बायोलिस्टिक मेथड, बैक्टीरिया के लिए अलग मेथड, और इसको इलेक्ट्रोफोरेशन नाम दे देते हैं क्योंकि हम यहाँ पोर क्रिएट करते हैं बच्चों। और 4th हो गया डिसआर्म्ड पैथोजन मेथड। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब हमने क्या कर लिया, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर कर दिया। देखो बहुत ध्यान से समझो, मान लो ये होस्ट है बच्चों, ये है होस्ट, इसमें हमने डाल दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्यों डाला भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ताकि वो आरएनए बनाए, एमआरएनए, उससे क्या बने, प्रोटीन बने, और प्रोटीन को तुम निकालो और प्रोटीन को बेचो। यही तो काम करने हैं हम बायोटेक्नोलॉजी में, प्रोटीन बनाना ही तो हमारा मकसद है। अब हम प्रोटीन बनाने वाली स्टेज पे आ गए फाइनली। अब मान लो आपने इस ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया प्लाज्मिड। अरे भाई ये तुम्हें प्रोटीन बना के कब देगा, जब ये बाहर से न्यूट्रिएंट लेगा। अरे प्रोटीन बनाने में अमीनो एसिड को जोड़ा जाता है, तो अमीनो एसिड कहाँ से मिलेंगे, इसको न्यूट्रिएंट से मिलेंगे। अब तुमने क्या करना होगा, इस बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में डालना होगा, मतलब इसको न्यूट्रिएंट देने होंगे, खाना पीना देना होगा। और बच्चों आप प्रोटीन जो यहाँ पढ़ रहे हो, वो प्रोटीन हम इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल। उसके लिए हम इसको ना तो किसी टेस्ट ट्यूब में कल्चर कराएंगे, ना किसी हम बीकर में कल्चर कराएंगे, हम बड़े बड़े टैंक बनाते हैं। मतलब अब हम किधर पहुंच गए, हम इस स्टेज पर आ गए कि हमको अपने बैक्टीरिया को प्रोटीन फैक्ट्री बनाना है। हम इससे प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन बनवाएंगे। अरे तुम्हें प्रोटीन तो तब बना के देगा ना जब तुम इसे कुछ खाने के लिए दोगे, तो तुमने इसे इनपुट देना होगा न्यूट्रिएंट की फॉर्म में, ये तुम्हें आउटपुट देगा प्रोटीन की फॉर्म में। तो अब हमने क्या कराना है, अब हमने कल्चरिंग करानी है। अब हमने कल्चरिंग करानी है, किसकी कल्चरिंग करानी है, हमने होस्ट सेल की कल्चरिंग करानी है, कल्चरिंग ऑफ होस्ट सेल।
इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल, इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल, एक मीडियम में, पर्टिकुलर मीडियम में, और ये कल्चरिंग हम कराएंगे लार्ज स्केल पर बच्चों, बड़े पैमाने पर। और लार्ज स्केल पर कराओगे तो इसके लिए लार्ज टैंक होने चाहिए, बड़े बड़े टैंक हमारे पास होते हैं, अभी आपको दिखाएंगे। उन टैंक को नाम दिया जाता है बायोरिएक्टर बच्चों। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जब हम होस्ट ऑर्गेनिज्म को कल्चर कराते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बायोरिएक्टर या फर्मेंटर्स, बड़े बड़े टैंक होते हैं, उनमें डालकर हम ग्रो कराते हैं। जैसे देखो बच्चों, आपकी जो एनसीईआरटी में दिखाया गया ना, उसी के बेसिस पर हम समझ लेते हैं। ये रहा, देखो, ये देखो, ये बायोरिएक्टर है, इससे हमें कुछ याद भी रखना है। बायोरिएक्टर क्या होते हैं, बड़े बड़े टैंक होते हैं। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको ताकि आप क्वेश्चंस कर लो आराम से। बायोरिएक्टर लार्ज वॉल्यूम वेसल होते हैं जिनका वॉल्यूम 100 लीटर टू 1000 लीटर भी होता है, इतने वॉल्यूम तक के होते हैं बच्चों। बायोरिएक्टर जो होते हैं ना, वो टेक्निकल टैंक होते हैं। टेक्निकल टैंक क्यों होते हैं, इनके अंदर ऐसी टेक्निक्स लगी होती है ताकि आराम से होस्ट ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके, उसको कोई दिक्कत ना हो। जैसे बच्चों, जो हमारे पास बायोरिएक्टर है ना, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला होता है सिंपल स्टेरिड टैंक बायोरिएक्टर। ऐसे तो हम यूज़ करते हैं स्टेरिड टैंक बायोरिएक्टर। स्टेरिड वाले दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल स्टेरिड, एक होता है स्पार्ज्ड स्टेरिड टैंक बायोरिएक्टर। इन दोनों डायग्राम को तुमने बढ़िया से याद रखना है। और क्या याद रखना है बच्चों, बायोरिएक्टर के अंदर अलग अलग कंपोनेंट लगे होते हैं। जैसे इसमें लगा होता है टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला, मतलब अंदर जो होस्ट ग्रो करेगा उसको कितना टेम्परेचर मिलना चाहिए ये कंट्रोल करना, अंदर कितनी पीएच रहनी चाहिए, अंदर कितना फोम बनना चाहिए बायोरिएक्टर के अंदर। तो बायोरिएक्टर को ऑप्टिमम कंडीशन के लिए तैयार किया जाता है कि होस्ट ऑर्गेनिज्म बढ़िया से बढ़िया कंडीशन पाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हमको बना कर दें। उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एसिड बेस कंट्रोल करने वाला, स्टेरिलाइजेशन के लिए स्टीम, है ना, यहाँ ताकि प्यूरिफिकेशन रहे, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म ना आए। मोटर लगा होता है इसको घुमाने के लिए, इसमें फोम ख़त्म करने वाला लगा होता है, इसमें कल्चर ब्रॉथ लगा होता है बच्चों, इसमें स्टेराइल एयर जो मेन कंपोनेंट है इसके, जो आपने याद रखने, इसमें टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला, पीएच कंट्रोल करने वाला, फोम कंट्रोल करने वाला, है ना। इसके अंदर सैम्पलिंग पोर्ट लगा होता है जिससे हम थोड़ा थोड़ा सैंपल निकाल के देखते हैं बच्चों। इन दोनों बायोरिएक्टर में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। ये वाला जो बायोरिएक्टर होता है ना, इसको ऐसे बनाया जाता है कि इसमें बबल्स बनते हैं। बबल्स बनने से क्या होता है बच्चों, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। आप बहुत अच्छे से जानते हो, अगर पानी पर बबल्स बनते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। उससे क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा डिलीवर होगा। जब O2 ज़्यादा डिलीवर होगा तो यहाँ ग्रो करने वाला होस्ट ऑर्गेनिज्म ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने में एनर्जी लगेगी और एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन करके, उसमें ऑक्सीजन खर्च होती है। अब कितनी बात तुम्हें याद रखनी है, बायोरिएक्टर वो टैंक होते हैं, बायोरिएक्टर वो टैंक होते हैं जिसमें हम ग्रो कराते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म को बड़े लेवल पर। सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं स्टेरिड बायोरिएक्टर जिसमें दो होते हैं, सिंपल और स्पार्ज। अब जब बायोरिएक्टर में हमने ग्रो करा लिया ऑर्गेनिज्म को, अब आखिरी काम क्या रह गया हमारा कि बायोरिएक्टर से प्रोडक्ट को निकालना, ऑब्टेन करना। देखो आप पहला लेक्चर देखना, उसमें हमने लिखा था कि आखिरी काम हम करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अब हम निकालेंगे अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट हम चाहते हैं अब हम उसको निकालेंगे। अब बच्चों हमने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट निकालने के लिए, ऐसा नहीं होता कि बायोरिएक्टर से तुम सीधा प्रोडक्ट निकालो और मार्केट में भेज दो, उसके लिए कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ती है जिनको बोला जाता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बच्चों, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोडक्ट का सेपरेशन करना, यानी बायोरिएक्टर में से निकाल कर उसका सेपरेशन करना, सेपरेशन के साथ साथ उसका प्यूरिफिकेशन करना, बिल्कुल प्योर फॉर्म में रहना चाहिए। और जब ये काम कर लो तो मार्केट में भेजने से पहले उसका प्रिजर्वेशन करना, उसमें प्रिजर्वेटिव डालना। बच्चों सवाल आता है, जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो कौन सी प्रोसेसिंग होती है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, और ये प्रोसेसिंग होती है बिफोर मार्केटिंग। बिफोर मार्केटिंग मतलब मार्केट में भेजने से पहले हमने प्रोडक्ट को बहुत बढ़िया से
सेपरेट, प्यूरिफाई और प्रिजर्वेटिव डालना होता है ताकि खराब ना हो। बच्चों डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बहुत बहुत असेंशियल होती है और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और बच्चों जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट कैसा बना उसकी क्वालिटी को भी टेस्ट किया जाता है। क्वालिटी टेस्टिंग होती है और साथ साथ सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन होता है। बच्चों इधर हमने कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल और प्रोसेस को बढ़िया से कवर कर लिया है। जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना वो सब हमने इधर आपको बता दिए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए से लेकर एक्सट्रैक्शन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ना हम कुछ क्वेश्चंस बच्चों कर लेते हैं, देखो है ना, इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे 2 टॉपिक हमने पढ़े इन पर बेस्ड, ये तो बच्चों हमने पहले कवर कर लिया था, PBR 322 ये हमने पहले पढ़ लिया था। अब देखो इधर देखो, यहाँ तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। देखो बच्चों ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन डेलीवर, यानी ये बैक्टीरिया जिससे टीआई प्लाज्मिड मिलता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन डिलीवर करता है डीएनए डाइकोट प्लांट में। इस डीएनए को क्या कहते हैं? टीआई प्लाज्मिड, टी प्लाज्मिड लिखा हुआ ये। अभी आपको बताया रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस एनिमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमन यूज किया जाता है जीन डालने के लिए। बच्चों रेट्रोवायरस जो हम यहाँ यूज करते हैं ना उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर नॉर्मल मतलब नॉर्मल रेट्रोवायरस एनिमल सेल को कैंसरस सेल में बदल देता है। रॉस सार्कोमा वायरस होता है बच्चों, एक रॉस सार्कोमा वायरस। बच्चों रेट्रोवायरस किसी एक वायरस का नाम नहीं है, रेट्रोवायरस वायरस की एक फैमिली का नाम है। जो वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो उनको हम रेट्रोवायरस कहते हैं। उसी में आता है रॉस सार्कोमा वायरस। रॉस सार्कोमा वायरस नॉर्मल एनिमल सेल को कैंसरस सेल में बदल देता है, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन नॉर्मल डाइकोट प्लांट को कैंसरस सेल में बदल देता है, इसी तरह ये भी बदल देता है। जैसे हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन का प्लाज्मिड निकालकर मॉडिफाई करते हैं, ऐसे ही हम रेट्रोवायरस का प्लाज्मिड तो इसमें नहीं होता, रेट्रोवायरस का आरएनए निकालकर मॉडिफाई करते हैं। बच्चों एम्स में आया हुआ सवाल है, प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन दैट इज नाउ मॉडिफाइड एज अ क्लोनिंग वेक्टर इज टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। भाई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन में कौन सा प्लाज्मिड होता है? टीआई प्लाज्मिड। अब कह रहा है टीआई प्लाज्मिड में क्या निकाला जाता है? भाई टीआई प्लाज्मिड में से हम निकालते हैं वायरुलेंट वाला जीन जो हार्मफुल होता है। आपको हमने जब टीआई प्लाज्मिड पढ़ाया था ना वहां दिखाया था कि उसमें से वायरुलेंट जीन को निकाला जाता है जो हार्मफुल होता है। Why foreign DNA cannot pass through cell membrane? सेल मेम्ब्रेन से क्यों पास नहीं हो पाता डीएनए डायरेक्टली डीएनए क्यों पास नहीं हो पाता? डीएनए जो होता है ना उस पर चार्ज होता है, डीएनए पर चार्ज होता है। डीएनए जो होता है ना वो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक, डीएनए इज हाइड्रोफिलिक। और मेम्ब्रेन जो होती है ना वो हाइड्रोफोबिक होती है। मतलब मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड बाइलेयर से, मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर होते हैं, फॉस्फोलिपिड होते हैं और डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो चार्ज वाला मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोफिलिक, ये मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाता है। बच्चों ये याद रखना है आपने, डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है इसलिए पास नहीं हो पाता। जब हम ट्रीटमेंट करते हैं होस्ट सेल का डाइवेलेंट कैटायन से, डाइवेलेंट कैटायन मतलब हम कैल्शियम डालते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे इंक्रीज हो जाता है एफिशिएंसी जिससे डीएनए एंटर करे बैक्टीरिया में। भाई परमिएबिलिटी चेंज नहीं होती है, डिक्रीज नहीं होती है एफिशिएंसी, परमिएबिलिटी ऑफ होस्ट नहीं बदलती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है ताकि वो डीएनए को डिलीवर कर ले। फिर बाकी हम आइस पर रखते हैं, उसको हीट पर रखते हैं। द मेथड विच इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू एनिमल सेल। बताओ पहला ये टॉपिक था हमारा कि अगर हमें एनिमल सेल में डीएनए डालना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? माइक्रो इंजेक्शन मेथड, माइक्रो इंजेक्शन मेथड। इनमें से कौन सा मेथड यूज किया जाता है प्लांट सेल में डीएनए डालने के लिए? जीन गन मेथड। देखो मैंने आपको बताया था माइक्रो इंजेक्शन मेथड एनिमल के लिए होता है और जीन गन मेथड प्लांट के लिए होता है। उसके बाद बेटा फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करना, उसके लिए हम माइक्रो पार्टिकल के ऊपर कोटिंग कर देते हैं डीएनए की, फिर हम बॉम्बार्डेड कराते हैं जीन गन की हेल्प से। तो ये जो माइक्रो पार्टिकल है ये
ये कौन से मेटल से बने होते हैं बेटा? 2 मेटल के नाम बताए थे, कौन से? सिल्वर और सिलिकॉन। इनका तो कोई नाम ही नहीं आया, गोल्ड और टंगस्टन। बिल्कुल डायरेक्ट सीधे सीधे सवाल है। देखो जिपमर में आया क्वेश्चन है, AIPMT का क्वेश्चन है, डीएनए ट्रांसफर विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल इज बायोलिस्टिक मेथड। बायोलिस्टिक होता है। जीन गन मेथड, बायोलिस्टिक मेथड पर ये 2 तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं बेटा। इधर ये पता करेगा जीन गन मेथड किसके लिए होगा, यहाँ पता कर लिया प्लांट के लिए क्या होता है जीन गन मेथड, कौन से मेटल होते हैं और हम जो यहाँ यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं। अब देखो बच्चों, हमने ना पूरा कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल और प्रोसेस बढ़िया से पढ़ लिया है, ठीक है नहीं? हमने क्वेश्चंस भी किए, टॉपिक भी पढ़े। अब आपका काम है कि आप इसका रिवीजन करते रहें ताकि आप इसको याद रखें, ठीक है बच्चों?